सर अगर एग्जाम में पेपर कोड लिखना भूल जाएं तो क्या होगा? सर मैट्रिक के रिजल्ट में कितनी सप्ली वाला बच्चा फेल होता है? सर अगर एमसीक्यूज के दायरे बबल से थोड़े बाहर आ जाएं तो क्या वो एमसीक्यूज चेक होंगे? सर क्या हम बबल्स को पेंसिल से फिल कर सकते हैं? और इस तरह के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस जो आप बच्चों की तरफ से पूछे गए हैं, उन सब के जवाब आज की इस Q&A वीडियो में आपको मिलेंगे। मेरा नाम है मोहम्मद अजीम और आप देख रहे हैं अजीम एजुकेशन HD। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये वीडियो एक Q&A बेस्ड वीडियो है जिसमें आप बच्चों की तरफ से बोर्ड से मुतल्लिक पूछे गए सवालों के जवाबात दिए जाएंगे। और इसके अलावा इस चैनल पे ये मेरी फर्स्ट फेस रिवील वीडियो है, लिहाजा कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हुए आप बच्चों की तरफ से पूछे गए क्वेश्चंस को मैं बारी बारी पढ़ूंगा और उनके जवाबात दूंगा। तो पहला क्वेश्चन आप बच्चों की तरफ से पूछा गया है कि सर अगर पेपर कोड लिखना भूल जाएं तो क्या होगा, कोई सोल्यूशन है? ये भाई साहब एग्जाम में अपना पेपर कोड लिखना भूल गए हैं और अब मुझसे पूछ रहे हैं कि इसका कोई सोल्यूशन है। सबसे पहले देखें कि आप बच्चों को एमसीक्यूज के जो पेपर मिलते हैं वो 4 किस्म के होते हैं। यानी आपके पास जो एमसीक्यू पेपर आएगा, आपसे अगले वाले बच्चे का वो पेपर डिफरेंट होगा और आपसे पीछे वाले बच्चे का वो पेपर डिफरेंट होगा। इन पेपर्स में डिफरेंस इस तरह होता है कि अगर आपके पास जो पहला एमसीक्यूज है वो आपके अगले वाले बच्चे के पास शायद 5वां हो और आपसे पिछले वाले बच्चे के पास में भी वो एमसीक्यूज 7वें नंबर पे हो, तो ये इनके दरमियान एक डिफरेंस होता है। तो इस डिफरेंस को कैरी करने के लिए बोर्ड हर बच्चे के एमसीक्यू शीट के ऊपर एक कोड लिखता है जिसको आप बच्चों ने अपनी बबल आंसर शीट के 2 पेजेस पर लिखना होता है। यहाँ देखें कि यहाँ इस फ्रंट पेज पर भी आपने वो पेपर कोड लिखना होता है और इसी बबल आंसर शीट की बैक साइड पर यहाँ करके भी आपने वो पेपर कोड लिखना होता है। अब मिसाल के तौर पर कोई बच्चा अपना पेपर कोड लिखना भूल जाएगा तो आपके पेपर चेकर को कैसे पता चलेगा कि आपके पास कौन से वाले कैटेगरी का एमसीक्यूज आए थे? तो इसलिए आप सब बच्चे गौर से सुन लें कि आपके एग्जाम्स में पेपर कोड लिखना लाजमी होता है। लेकिन मिसाल के तौर पर अगर कोई बच्चा इन दोनों पेजेस में से किसी एक पेज पर ही पेपर कोड लिख सका है, दूसरे पेज पर लिखना भूल गया है, तो इस चीज की बोर्ड आपको मार्जिन दे देता है कि वो इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता। लेकिन मिसाल के तौर पर कोई बच्चा अगर दोनों पेजेस पर पेपर कोड ना लिख सका हो तो उसके एमसीक्यूज में 0 नंबर लगते हैं। लिहाजा आप सब खुद देख लीजिए कि पेपर कोड कितना जरूरी होता है। इसके आगे दूसरा क्वेश्चन आप बच्चों की तरफ से पूछा गया है कि सर जी क्या इस बार 9th की बोर्ड शीट्स पर लाइनें लगी होंगी? यानी कि भाई साहब पूछ रहे हैं कि क्या इस बार आप बच्चों को जो बबल आंसर शीट्स मिलेंगी उसके ऊपर मार्जिन लाइन लगी होंगी? तो देखें भाई, ऐसा कुछ नहीं है। बोर्ड के पेपर में कभी भी आप बच्चों को मार्जिन लाइन लगी हुई शीटें नहीं मिलेंगी। आपको अपनी शीटों पर मार्जिन लाइंस खुद ही लगानी पड़ेंगी, ठीक है? इसके बाद आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि सर अगर पेपर कोड बॉक्स में ठीक हो लेकिन बबल में एक डिजिट गलत फिल हो जाए तो क्या किया जाए? यानी कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अगर एक डिजिट पेपर कोड लिखते वक्त गलत हो जाए तो उसका क्या सोल्यूशन है। देखें, बोर्ड इस चीज का आपको मार्जिन देता है कि अगर रोल नंबर लिखते वक्त या पेपर कोड लिखते वक्त कोई गलत बबल फिल हो जाए तो आप उसको काट कर दूसरा बबल फिल कर सकते हैं, लेकिन ये सोल्यूशन आपका एमसीक्यूज के वक्त नहीं चलेगा। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर किसी बच्चे का एमसीक्यूज नंबर 1 गलत हो गया है और उसको बाद में याद आ गया कि इसका जवाब कोई और था, तो उसको वो काट के दुरुस्त करना चाहे तो इस चीज को बोर्ड दुरुस्त नहीं मानेगा। लेकिन रोल नंबर और पेपर कोड के वक्त अगर कोई गलती हो जाए तो उसको काट के दुरुस्त किया जा सकता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि सर पेपर में क्वेश्चंस क्या सिलेबस से ही आते हैं? तो देखें भाई, जी बिल्कुल, पेपर में क्वेश्चंस बिल्कुल सिलेबस से ही आते हैं, लेकिन पिछले 2 सालों से आपको जो पेपर आ रहा है वो कंप्लीटली तौर पर SLO बेस्ड है। यानी कि आसान वर्डिंग में अगर मैं आपको समझाऊं तो पिछले 2 सालों से पहले आप बच्चों को जो मेन क्वेश्चंस थे वो ज्यादातर बोर्ड में पूछे जाते थे, लेकिन पिछले 2 सालों से आप बच्चों का SLO बेस्ड पेपर बन रहा है। यानी कि पेपर में आप बच्चों से कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। लिहाजा आपने अपनी तैयारी कंसेप्ट के लिहाज से क्लियर करनी है। लेकिन ये बात तो सच्ची है कि पेपर आपका बुक के अंदर से ही आता है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता। अगर बिल फर्ज कोई सवाल आउट ऑफ सिलेबस आ भी जाता है तो उस चीज की निशानदही करने के बाद आप बच्चों को उसके नंबर मिल जाते हैं, तो लिहाजा इस चीज की टेंशन ना लें आप। इसके बाद अगला सवाल पूछा जा रहा है कि सर अगर बबल शीट ब्लू बॉल पॉइंट या ब्लू पॉइंटर से फिल करें तो कोई नंबर तो नहीं कटेंगे? तो देखें भाई, आपकी जो बबल आंसर शीट है उस पर वाज़ेह तौर पर लिखा होता है कि तुलबा को नीले या काले कलम मार्कर वगैरह इस्तेमाल करने की इजाज़त है। तो अगर आप ब्लैक या ब्लू इंक वाले पॉइंटर या बॉल पॉइंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिल्कुल इसका इस्तेमाल करने की इजाज़त है।
लेकिन इनको ध्यान से यूज कीजिएगा क्योंकि बाज दफा पॉइंटर की निब इतनी बारीक होती है कि उसको जब बबल शीट पर दायरा लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो वो पेज को फाड़ देती है। तो लिहाजा ऐसी सूरतों से बचने के लिए ज्यादातर बच्चों को मार्कर्स वगैरह रेकमेंड किए जाते हैं। लेकिन अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है कि आप बॉल पॉइंट या पॉइंटर का यूज अच्छा कर सकते हैं तो बिल्कुल आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर मैट्रिक के रिजल्ट के बाद कितनी सप्ली वाला बच्चा फेल हो जाता है। तो ये आप सब बच्चों की तरफ से एक मासूमाना क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन फिर भी इसका जवाब देना बनता है। देखिए सब बच्चे गौर से सुन लें कि मैट्रिक के पेपर्स के बाद यानी कि 9वीं और 10वीं दोनों को मिलाने के बाद अगर किसी बच्चे की एक भी सप्ली होगी तो वो बच्चा फेल ही कंसिडर किया जाएगा। यानी कि जब तक वो बच्चा उस सप्ली को क्लियर नहीं करेगा उसको आगे किसी भी कॉलेज में दाखिला वगैरह नहीं मिलेगा। लिहाजा मैट्रिक के रिजल्ट के बाद अगर किसी बच्चे की एक भी सप्ली होती है तो वो बच्चा फेल ही कंसिडर किया जाता है। बहरहाल इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सर जो शीटें रह जाएंगी उनको क्या कट करना लाजमी है। तो देखें भाई बिल्कुल आपका पेपर जब आपकी बबल आंसर शीट पर कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आपकी बबल आंसर शीट के जितने भी सफ़े बचेंगे उन सब सफ़ों पर आपने इस तरह कट लाजमी लगा दिया करना है, क्योंकि ये बोर्ड हमें खुद ही हदायत देता है कि बच जाने वाली शीटों को आप अपने मार्कर या पेन वगैरह से काट दिया करें। तो लिहाजा बोर्ड की एक हदायत है, इस पर अमल करना आपके लिए ज़रूरी ही है, तो लिहाजा काट दिया करें आप। इसके बाद आगे सवाल पूछा गया है कि सर मेरा पूरा नाम मोहम्मद बिलाल है तो क्या मैं पेपर में M.बिलाल लिख सकता हूं। तो देखें भाई इस बच्चे की तरफ से पूछा गया है कि मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है, यानी कि इस भाई साहब का पूरा नाम है मोहम्मद बिलाल, तो क्या ये अपना पूरा नाम बोर्ड आंसर शीट पर लिखें या सिर्फ M.बिलाल लिख दें। तो देखें भाई इसका जवाब ये है कि आपको जो रोल नंबर स्लिप इशू की जाएगी उस रोल नंबर स्लिप के ऊपर आपका जो नाम लिखा जाएगा आपने वही नाम वही सारे का सारा नाम अपनी बबल आंसर शीट पर लिखना होता है। मिसाल के तौर पर अगर इनकी रोल नंबर स्लिप पर M.बिलाल लिखा है तो बिल्कुल ये M.बिलाल ही लिखेंगे, लेकिन अगर इनकी बबल आंसर शीट पर मोहम्मद बिलाल लिखा हुआ है तो इनको मोहम्मद बिलाल ही लिखना पड़ेगा। अगर आप छोटा नाम लिखेंगे तो ये आपके रिजल्ट के ऊपर डायरेक्ट असरअंदाज करेगा। इसके अलावा अगर किसी बच्चे का या किसी बच्ची का नाम वर्ड्स के एतबार से बड़ा होता है तो उन्हें वो कंजस्ट करके इन्हीं डिब्बों के अंदर लिखने की कोशिश किया करे। ऐसा नहीं है कि अगर आपका वर्ड्स के एतबार से बड़ा नेम है तो उसको आप डब्बों से बाहर तक ले जाएं। डिब्बों से बाहर आपने बिल्कुल भी नहीं आना, आपने अपना नाम, अपने वालिद का नाम और ये रोल नंबर इन वर्ड्स को इन डिब्बों के अंदर रहते रहते ही कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सर उर्दू का पेपर इंग्लिश वाली साइड से शुरू करना है या उर्दू वाली साइड से शुरू करना है। तो देखें भाई ये सब आप बच्चों की अपनी मर्जी होती है। अगर आपको पसंद है कि आप उर्दू का पेपर उर्दू वाली साइड से ही करें तो बिल्कुल आप उर्दू वाली साइड से करें, लेकिन अगर आप बच्चों को इस तरीके से पॉलिश किया गया है कि आप बच्चे इंग्लिश वाली साइड से ही उर्दू का पेपर करें तो इसमें भी कोई मसला नहीं है, आपकी मर्जी है, आप जिस मर्जी साइड से पेपर को शुरू करें। अगर मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन आप पूछेंगे तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप उर्दू वाले पेपर को उर्दू वाली साइड से ही शुरू करें, ये एक अच्छा इंप्रेशन डालता है। लेकिन अगर आप उर्दू वाली साइड से शुरू ना भी करेंगे तो कोई नंबर वगैरह नहीं कटेंगे, ये आपकी मर्जी पर है। इसके बाद आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सर जी लाहौर बोर्ड में ऑब्जेक्टिव पेपर टीचर चेक करते हैं या कंप्यूटर। देखें ये काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि इन्होंने पूछा है कि आपके एमसीक्यूज का पेपर इंसान चेक करता है या कंप्यूटर चेक करता है। तो देखें भाई फेडरल बोर्ड के अलावा बाकी तमाम बोर्ड्स में एमसीक्यूज के पेपर बाय हैंड चेक होते हैं, यानी कि आपके एमसीक्यूज के पेपर्स को फेडरल बोर्ड के अलावा बाकी तमाम बोर्ड्स में एक ह्यूमन चेक करता है, कंप्यूटराइज्ड तरीके से चेक नहीं होते। अब आप सब बच्चे पूछेंगे कि सर बबल आंसर शीट पर तो लिखा होता है कि आपके एमसीक्यूज कंप्यूटराइज्ड तरीके से चेक होते हैं। तो देखिए बच्चों ये इसलिए लिखा होता है ताकि आप बच्चों की तरफ से जब एमसीक्यूज फिल किए जाएं तो आप बच्चों में एक डर हो और उस डर की वजह से आप इन बबल शीट्स पर गंद ना मारें बल्कि उनको नफासत के साथ फिल करें। लेकिन मैं खुद पेपर चेक करता रहा हूं, लिहाजा मुझे पता है कि एमसीक्यूज के लिए हमें एक की पेपर मिलता है और उस की पेपर की मदद से हम बाय हैंड आपके एमसीक्यूज चेक करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है सर अगर एमसीक्यूज के बबल थोड़े बाहर आ जाएं तो एमसीक्यूज चेक होता है। देखें भाई एमसीक्यूज के दायरे अगर वाकई थोड़े बहुत बाहर आए हुए हैं तो उसको वाकई चेक किया जाता है, लेकिन अगर आपने गंद मारा हुआ है और एमसीक्यूज के बबल जो हैं वो एक बिल्कुल ही गंदे से लग रहे हैं तो उनको चेक नहीं किया जाता, उसमें फिर आपको उस एमसीक्यूज में 0 मार्क्स मिलते हैं। बहरहाल इसके आगे आप लोगों ने पूछा है कि सर मुझे सब कह रहे हैं कि अगर पेपर सही किया हो तो फिर भी चेकर गलत कर देते हैं, क्या सच में ऐसा होता है। तो देखें भाई इसका जवाब ये है कि बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता है कि जब पेपर चेकर का ध्यान आपके पेपर के चेक करने की तरफ नहीं होता तो उस वक्त वो गलती कर देता है और आपके दुरुस्त जवाबात को भी गलत चेक कर देता है, लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं होता। आप बच्चों के पेपर्स को ध्यान से तसल्ली से चेक किया जाता है।
लेकिन मैंने जैसे आपको बताया है कि कुछ रेयर केसेस ऐसे होते हैं, लिहाजा पेपर करने के बाद आप अल्लाह से दुआ भी किया करें कि या अल्लाह मेरा पेपर अच्छे बंदों के पास चेक होने के लिए जाया करे। ठीक है। इसके बाद आगे सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ब्लैक मार्कर यूज कर सकते हैं। तो देखें भाई, बिल्कुल जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया है कि आपकी बबल आंसर शीट पर वाजे लिखा होता है कि उम्मीदवार को पेपर लिखने के लिए नीले या काले कलम मार्कर इस्तेमाल करने की इजाजत है, तो लिहाजा आप बेधड़क ब्लैक मार्कर का यूज कर सकते हैं। इसके आगे आप बच्चों की तरफ से क्वेश्चन किया गया है कि सर हम अपने पेपर में प्रेजेंटेशन कैसे करें। तो देखें भाई, पेपर प्रेजेंटेशन आप बच्चों के बोर्ड के पेपर्स में निहायत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और आप में से कई बच्चे प्रेजेंटेशन को ऐसे निगलेक्ट करते हैं जैसे ये किसी चीज का नाम ही नहीं है। देखें, आपका पेपर जब आपके पेपर चेकर की आंखों को अच्छा लगेगा तो वो खुशी से आपको अच्छे नंबर देगा, लेकिन किसी बच्चे का पेपर आपके पेपर चेकर की आंखों को अच्छा नहीं लगा तो फिर आप समझ जाएं कि उसको कैसे नंबर मिलेंगे। लिहाजा आप बच्चों ने अपने पेपर में प्रेजेंटेशन को एक इंपॉर्टेंट फैक्टर के तौर पर देखना है, और बोर्ड के पेपर में आपने प्रेजेंटेशन किस तरह करनी है इसके मुतालिक मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है जो कि इस आई बटन के जरिए आप देख सकते हैं। लिहाजा उस वीडियो में आप देखें कि एक सिंपल तरीके से अच्छी प्रेजेंटेशन आपने किस तरह करनी है जो आपके पेपर चेकर को अच्छी लगे। इसके बाद आगे आप बच्चों की तरफ से सवाल किया गया है कि सर क्या इन बबल्स को पेंसिल से भी फिल कर सकते हैं, प्लीज रिप्लाई। देखें भाई, आप बच्चों ने अपने बोर्ड की बबल आंसर शीट पर या अपने बोर्ड की एग्जाम लिखते हुए पेंसिल का यूज बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप पेंसिल का यूज करेंगे तो नंबर 1 या तो वो क्वेश्चन आपका चेक नहीं होगा, या नंबर 2 पर अगर कोई सरफिरा पेपर चेकर आपको मिल गया तो आपकी डायरेक्ट पेपर कैंसिल भी हो सकता है। लिहाजा आपकी इन बोर्ड हिदायत में वाज़े तौर पर लिखा होता है कि पेंसिल या इंक रिमूवर वगैरह का इस्तेमाल करना बोर्ड में कतन ममनू है। अब यहां पर भी मैंने काफी ज्यादा पेपर चेक किए हैं कि जिनमें बच्चे डायग्राम्स जो होती हैं वो पेंसिल से ड्रॉ कर बैठते हैं। देखें, हमें पेपर चेक करते वक्त सख्ती से मना किया जाता है कि जब भी आपके सामने कोई ऐसा पेपर आए कि जिसमें पेंसिल से कोई डायग्राम वगैरह बनी हो तो आपने उसे टोटली काट देना है। लिहाजा इस बात को आप पल्ले बांध लें कि बोर्ड में बबल फिल करते वक्त या किसी डायग्राम वगैरह को ड्रॉ करते वक्त आपने पेंसिल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। और यहां भी सुन लें कि मैथ्स के पेपर में जो ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस आते हैं या थ्योरम की जो डायग्राम होती है उनको भी पेंसिल से ड्रॉ नहीं करना। आपने कोई ऐसे बॉल पॉइंट का यूज करना है जो आपकी कंपास में फिट हो जाए, और बॉल पॉइंट से आपने डायग्राम्स को ड्रॉ करना है। पेंसिल की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है, इस चीज को आप पल्ले बांध लें। इसके बाद आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि सर मेरी रोल नंबर स्लिप पर मेरा नाम साइमा तारिक लिखा हुआ है बट मेरा नाम सामिया तारिक है, तो मैं पेपर पे कौन सा नेम लिखूं, काइंडली जल्दी बता दें। देखिए, इस बच्ची का नाम सामिया तारिक है लेकिन इसकी रोल नंबर स्लिप पर मिस प्रिंटिंग की वजह से इसका नाम साइमा तारिक लिखा गया है। तो अब ये सॉल्यूशन पूछ रही हैं। देखें, इन बच्चे को मैंने रिप्लाई किया था कि आप अपनी रोल नंबर स्लिप पर आपका जो नाम लिखा हुआ है आप अपने पेपर्स में उसी नाम के साथ कैरी करें, यानी कि आपकी रोल नंबर स्लिप पर जैसे साइमा तारिक नाम लिखा हुआ है तो आप अपनी बोर्ड के पेपर में साइमा तारिक ही नाम लिखें। लेकिन जब 9वीं का रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट आने के बाद आप बच्चों को रिजल्ट कार्ड इशू कर दिया जाएगा तो उस रिजल्ट कार्ड को लेकर आप बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के दफ्तर जाएं और वहां जाकर ये क्लेम करें कि मेरा नाम यहां पर गलत लिखा गया था, इस चीज को दुरुस्त किया जाए और मुझे मेरे ओरिजिनल नाम के साथ न्यू रिजल्ट कार्ड इशू किया जाए। तो इसमें थोड़े बहुत पैसे लगेंगे लेकिन वो आपका नाम फिर दुरुस्त कर देंगे। लेकिन अगर मौजूदा कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए आप अपना वो नाम जो आपकी रोल नंबर स्लिप पर लिखा है उसको अपनी बबल आंसर शीट पर नहीं लिखेंगे तो आपके लिए मसला हो सकता है। लिहाजा जितने भी ऐसे बच्चे हैं कि जिनका नाम अपनी रोल नंबर स्लिप पर मिस प्रिंटिंग की वजह से गलत छप गया है तो वो फिलहाल अपनी रोल नंबर स्लिप को ही फॉलो करें, बाद में पेपर के रिजल्ट आने के बाद अपने नाम को दुरुस्त करवा लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर कोई बच्चा सिग्नेचर की जगह अपना सिंपल नेम लिख दे तो क्या ये ठीक होगा। तो बिल्कुल ये बात ठीक कंसिडर की जाती है। अगर आप बच्चों में से किसी को सिग्नेचर वगैरह करने नहीं आते तो आप सिग्नेचर की जगह सिर्फ अपना नाम भी लिख देंगे तो ये चल जाएगा, इसमें कोई मसला भी नहीं होगा और आपके नंबर वगैरह भी नहीं कटेंगे। इसके बाद आपकी तरफ से सवाल पूछा गया है, कैन वी डू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, आवर मार्क्स विल कट और नॉट। तो देखें, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्या हम अपने बोर्ड के पेपर में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। तो देखें, इस चीज का मैं आपको बिल्कुल भी मशवरा नहीं दूंगा क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके वक्त का ज़या होते हैं। यानी कि अगर किसी बच्चे ने अपना टाइम ज़ाया करना है तो बिल्कुल वो अपने पेपर में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिख सकता है। देखें, असल में बच्चा यहाँ पर ये समझता है कि आगे चेक करने वाला जो पेपर चेकर है वो पागल बन जाएगा और मुझे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के भी नंबर दे देगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता।
जो पेपर चेकर होते हैं उनको सख्ती से ताकीद की जाती है कि अगर कोई बच्चा एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखेगा तो आपने उस बच्चे के सिर्फ शुरू वाले क्वेश्चंस को चेक करना है, आखिर पर लिखे हुए एक्स्ट्रा क्वेश्चन को चेक नहीं करना। जैसे मिसाल के तौर पर आपके मुतालिया पाकिस्तान में 9 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें से आपने 6 करने होते हैं। अगर आपने उन 9 के 9 क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट कर लिया है तो आपका पेपर चेकर सिर्फ पहले 6 क्वेश्चंस को ही चेक करेगा, आखिर पर लिखे हुए 3 क्वेश्चंस को वो टोटली कट कर देगा। लिहाजा इस चीज का जब फायदा ही नहीं हो रहा तो आप क्यों एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिखेंगे। तो इस चीज का मेरा मशवरा आपको यही है कि आप टू द पॉइंट बात लिखें, कुछ एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बहरहाल इसके बाद आगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सर ये जो सारा काम हमने करना है यानी रोल नंबर, सेंटर का नाम और सिग्नेचर वगैरह, ये सब हमें अपने सब्जेक्टिव के टाइम में ही मैनेज करना होगा या इसके लिए अलग से टाइम मिलेगा। देखें इस बच्चे ने एक अच्छा सवाल किया है, यानी कि ये बच्चा पूछ रहा है कि इस बबल आंसर शीट पर हमने ये जो रोल नंबर लिखना है, बबल्स को फिल करना है, अपना नाम लिखना है, ये सब हमें अपने सब्जेक्टिव के टाइम में ही मैनेज करना होगा या इसके लिए हमें अलग से टाइम मिलेगा। तो देखें बच्चों, आपको सिर्फ और सिर्फ आपका सब्जेक्टिव टाइम ही मिलता है, इसके अलावा मार्जिन लाइन लगाने के लिए या इन सब चीजों को फिल करने के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। इसके बाद आगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर हाउ मेनी शीट्स वी हैव गॉट इन बोर्ड एग्जाम्स, डू इट्स इनफ फॉर आवर लेंथी पेपर। देखिए बच्चे ने सवाल किया है कि हमें बोर्ड एग्जाम लिखने के लिए कितनी शीटें मिलेंगी और क्या ये हमारे लेंथी पेपर के लिए काफी होंगी। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर कि आप बच्चों को पेपर लिखने के लिए ये बबल आंसर शीट मिलेगी जो कि इस तरह धागे से सिली हुई होगी और इस बबल आंसर शीट में आज की अपडेट के मुताबिक 9th और 10th के लिए 6 शीटें सिली होंगी। और ये 6 शीटें मैं इस तरह नहीं कह रहा, देखें ये 6 शीटें जो होंगी इन शीटों में 12 सफ़े होंगे और इन 12 सफ़ों की 24 साइड्स होंगी। लिहाजा आप बच्चों को 24 साइड्स मिलेंगी अपना पेपर सॉल्व करने के लिए और मेरे लिहाज से ये 24 साइड्स किसी भी बच्चे को अपना पेपर सॉल्व करने के लिए काफ़ी होती हैं। और यहाँ पर गौर से सुन लें कि देखें इस बबल आंसर शीट पर वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि उम्मीदवार को अपना पेपर लिखने के लिए किसी भी किस्म की इजाफी शीट नहीं दी जाएगी। लिहाजा आप सब बच्चों ने इस चीज को अपने दिमाग में रखना है कि आपको एक्स्ट्रा कागज नहीं मिलेगा और इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आपने अपने पेपर को मैनेज करके उन्हीं शीटों पर कंप्लीट करना होगा, ठीक है। बहरहाल इसके आगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या ट्रांसपेरेंट क्लिप बोर्ड लेकर जा सकते हैं। तो देखें भाई, काफी ज्यादा एग्जामिनेशन सेंटर्स में क्लिप बोर्ड की इजाजत होती है और काफी में नहीं भी होती, यानी कि ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर के सुपरिटेंडेंट के ऊपर है कि वो आप बच्चों को क्लिप बोर्ड की इजाजत देता है कि नहीं देता। वैसे मेरे लिहाज से तो क्लिप बोर्ड की इजाजत नहीं होनी चाहिए क्योंकि बोर्ड आप बच्चों के सेंटर उन स्कूलों में बनाता है जहां पर आपको अच्छे से बैठने की सहूलत मिलती है, यानी कि बोर्ड इन प्रोटोकॉल्स को पहले खुद देखता है, उसके बाद वहां पर आप बच्चों के सेंटर्स बनाता है। लिहाजा इस चीज को देखने के लिए आप पहले दिन तो खाली हाथ जाएं और वहां देखें कि क्या क्लिप बोर्ड लाने की इजाजत है कि नहीं है। अगर तो क्लिप बोर्ड लेकर जाने की इजाजत है तो आप अगले पेपर्स में क्लिप बोर्ड को लेकर जाएं और उसका इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आपको सुपरिटेंडेंट क्लिप बोर्ड की इजाजत नहीं देता तो आप क्लिप बोर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। लिहाजा इट्स ऑल डिपेंड योर सुपरिटेंडेंट, ठीक है। इसके बाद आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि सर अटेंडेंस पेज कैसा होता है। तो देखें भाई, अटेंडेंस पेज आपके पास एक ऐसा सफ़ा होता है जिसके ऊपर आपने अपनी अटेंडेंस को लगाना होता है और ये स्कूल की अटेंडेंस की तरह नहीं होता। आपको उस पेज के ऊपर अपना नाम, अपना रोल नंबर, अपनी बबल आंसर शीट का नंबर और अपने सिग्नेचर खुद ही करने पड़ेंगे और आगे अपने सुपरिटेंडेंट को दे देना होगा। अब मुख्तलिफ सेंटर्स में मुख्तलिफ किस्म की अटेंडेंस शीटें मिलती हैं, यानी कि बाज़ अटेंडेंस शीटों के ऊपर आपकी तस्वीर वगैरह बनी होती है और बाज़ के ऊपर नहीं भी बनी होती। लिहाजा इस चीज़ से आपने बिल्कुल भी घबराना वगैरह नहीं है। आपने अटेंडेंस शीट के ऊपर अपना नाम, रोल नंबर, अपनी बबल आंसर शीट नंबर और अपना सिग्नेचर करके उसको सबमिट करवा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आप बच्चों की तरफ से पूछे गए अहम तरीन क्वेश्चंस आपको बताए हैं और यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो के कमेंट में भी आपने बोर्ड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछना है वो आप कमेंट्स के जरिए पूछें। मैं अगली Q&A वीडियो में लाजमी आपकी तरफ से पूछे गए क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। देखें, ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है कि आप क्वेश्चन पूछें और इस तरह कैमरे के सामने आकर हम आपको क्वेश्चंस के आंसर दे दें ताकि आप बच्चों के डाउट वगैरह क्लियर हो जाएं। तो आपके जहन में बोर्ड से रिलेटेड जैसा भी क्वेश्चन होगा मैं आपको उसका वाज़े और कंप्लीट जवाब दूंगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को आपने अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ लाजमी शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने पर हर बच्चे को ये क्वेश्चंस पहुंचे और वो इनसे फ़ायदा उठा सके।
और साथ ही साथ आपने कमेंट में ये लाजमी बताना है कि YouTube की दुनिया में मेरी ये फर्स्ट फेस रिवील वीडियो जो है आपको कैसी लगी है, इसमें क्या क्या चीज़ें हम बेहतर कर सकते हैं और क्या क्या हमें बेहतर करने की ज़रूरत है, ये सब आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। तो वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल अजीम एजुकेशन HD को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि हमारी अगली वीडियोस को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगली वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।